सोचिए, एक 13 साल का लड़का और उसके कंधों पर एक ऐसे साम्राज्य का बोझ जो बिखरने की कगार पर है। लेकिन यही लड़का आगे चलकर हिंदुस्तान की तकदीर बदल देता है और उसे सबसे मजबूत ताकत बना देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। आज हम इस सफर में यही समझेंगे कि आखिर क्यों इतिहास उन्हें सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि अकबर महान के नाम से याद करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी में हम किन किन पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले बात होगी उनके शुरुआती जीवन की, कि कैसे एक निर्वासित राजकुमार गद्दी तक पहुंचा। फिर हम उनके साम्राज्य विस्तार और उसे मजबूत बनाने की कहानी देखेंगे। उसके बाद आएगी उनकी कमाल की प्रशासनिक व्यवस्था और हाँ, उनकी धार्मिक नीति जो उस जमाने में सबसे अलग थी। आखिर में हम उनकी सांस्कृतिक और वास्तुकला की विरासत पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं अकबर के शुरुआती जीवन से। एक ऐसा सफर जो एक निर्वासित राजकुमार को हिंदुस्तान का सम्राट बनाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें विरासत में जो साम्राज्य मिला था वो कितना नाजुक और चुनौतियों से भरा हुआ था। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। लेकिन अकबर का तो बचपन ही उथल-पुथल में बीता। उनका जन्म 1542 में अमरकोट की सरजमी पर तब हुआ जब उनके पिता हुमायूं अपना खोया हुआ ताज वापस पाने के लिए भटक रहे थे। और फिर देखिए किस्मत का खेल, महज 13 साल की उम्र में 1556 में पिता के अचानक गुजर जाने के बाद उन्हें कलानौर में हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया गया। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चा जिसके हाथ में एक ऐसा साम्राज्य है जो बस नाम का ही बचा है। ऐसे मुश्किल वक्त में उनके संरक्षक बैरम खां एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हुए और इस नई नई सल्तनत को संभाला। लेकिन एक साम्राज्य हमेशा किसी के संरक्षण में तो नहीं चल सकता। अब वक्त था उस किशोर राजा के लिए अपनी असली पहचान बनाने का। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अकबर ने सैन्य ताकत और जबरदस्त कूटनीति के दम पर अपने साम्राज्य को न सिर्फ बढ़ाया बल्कि उसे चट्टान की तरह मजबूत भी किया। गद्दी पर बैठते ही अकबर के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती मुंह बाएं खड़ी थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई। साल था 1556। हेमू पर मिली इस जीत ने दिल्ली और आगरा पर उनका कब्जा तो पक्का कर दिया, लेकिन असली ताकत वो अभी भी दूसरों के हाथों में थी। अब अकबर को अपने पंख फैलाने थे। तो 1560 में उन्होंने सबसे पहले अपनी ताकतवर संरक्षक बैरम खां को रास्ते से हटाया और फिर 1562 तक अपनी धाई मां माहम अनगा के राजनीतिक असर से भी खुद को पूरी तरह आजाद कर लिया। ये वो पल था जब दुनिया ने देखा कि एक लड़का अब एक स्वतंत्र शासक बन चुका है, एक ऐसा शासक जो अपने फैसले खुद लेगा। और जैसे ही असली सत्ता हाथ में आई, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जो दशकों तक चला। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। शुरुआत हुई मध्य भारत से, मालवा और गोंडवाना को जीता गया। फिर 1573 में गुजरात की अहम जीत हुई। ये जीत व्यापार के लिए बहुत जरूरी थी और कहते हैं यही अकबर ने पहली बार समंदर देखा था। इसके बाद पूरब का रुख किया गया, बंगाल और बिहार को जीतकर अफगान ताकत का खात्मा किया गया और आखिर में उत्तर पश्चिम से लेकर दक्कन तक मुगल साम्राज्य का परचम लहराया गया। अकबर को एक बात बहुत साफ पता थी, वो ये कि हिंदुस्तान जैसे विशाल देश पर सिर्फ तलवार के जोर पर हुकूमत नहीं की जा सकती। और यहीं उनकी दूरदर्शिता काम आई। उन्होंने राजपूतों के साथ एक बिल्कुल नई नीति अपनाई। उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि साम्राज्य का सबसे मजबूत साथी बनाया। कैसे? राजपूत राजाओं को प्रशासन में बड़े बड़े ओहदे दिए और 1562 में आमेर की राजकुमारी हरखाबाई से शादी करके दुश्मनी के रिश्ते को हमेशा के लिए दोस्ती और साझेदारी में बदल दिया। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अकबर की सत्ता को हर किसी ने बिना सवाल किए मान लिया। एक नाम ऐसा था जिसने मुगल हुकूमत को कभी स्वीकार नहीं किया, मेवाड़ के महाराणा प्रताप। वो राजपूत स्वाभिमान और प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। 1576 में हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई ना, वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा जीतने के लिए नहीं थी। इसका नतीजा चाहे जो भी रहा हो, इतिहास में ये लड़ाई दो विचारधाराओं की टक्कर के तौर पर दर्ज हो गई। एक तरफ थी अपनी आज़ादी के लिए लड़ने की जिद और दूसरी तरफ थी एक बढ़ते हुए साम्राज्य की ताकत। देखिए, एक बड़े साम्राज्य को जीत लेना एक बात है और उसे सालों साल चलाना, उसे टिकाए रखना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। अब हम अकबर के उस हुनर की बात करेंगे जो शायद उनकी तलवार से भी ज्यादा धारदार था, उनका प्रशासनिक दिमाग। वो व्यवस्था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को
आने वाली सदियों तक मजबूत बनाए रखा। अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन एक पिरामिड जैसा था। सबसे ऊपर यानी शिखर पर खुद बादशाह, सारी की सारी पावर उन्हीं के हाथ में। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य अकेले तो चल नहीं सकता, तो उन्होंने शक्तियों को बड़ी समझदारी से बांटा। ये देखिए, रेवेन्यू यानी कि पैसे कौड़ी का काम देखते थे वजीर या दीवान, सेना की जिम्मेदारी थी मीर बख्शी के पास, और न्याय और धार्मिक मामलों के लिए थे सदरुस सुदूर। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये था कि कोई भी एक मंत्री जरूरत से ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाता था, और आखिरी फैसला हमेशा बादशाह का ही होता था। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी सेना और इतने सारे अधिकारियों को कंट्रोल कैसे किया जाता था? इसका जवाब अकबर ने निकाला मनसबदारी सिस्टम के रूप में। ये बहुत ही अनोखा सिस्टम था। इसे ऐसे समझिए कि हर बड़े अधिकारी को एक मनसब मतलब एक रैंक दी जाती थी। इस रैंक में दो चीजें थीं, जात और सवार। जात से उसकी सैलरी और दरबार में उसकी हैसियत तय होती थी, और सवार से ये तय होता था कि उसे अपने नीचे कितने घुड़सवार सैनिक मेंटेन करने हैं। और सबसे मजेदार बात, ये रैंक किसी को विरासत में नहीं मिलती थी। बादशाह जब चाहे किसी को भी ये रैंक दे सकता था और जब चाहे वापस ले सकता था। इस एक सिस्टम से अकबर ने पक्का कर दिया कि हर अधिकारी की वफादारी सिर्फ और सिर्फ बादशाह के लिए होगी। अकबर ये भी बखूबी जानते थे कि एक ताकतवर साम्राज्य की बुनियाद एक मजबूत इकोनॉमी होती है। उनके फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल एक कमाल का सिस्टम लेकर आए जिसे कहते हैं दहसाला। इसमें क्या होता था कि किसी भी जमीन पर टैक्स तय करने के लिए पिछले 10 साल की फसल का एवरेज निकाला जाता था। इससे किसानों पर अचानक बोझ नहीं पड़ता था और सिस्टम ज्यादा फेयर हो गया था। यही नहीं, पूरे साम्राज्य में वजन और नाप तौल का एक ही स्टैंडर्ड लागू कर दिया गया। चांदी और तांबे के स्टैंडर्ड सिक्के चलाए गए। इन सब सुधारों का नतीजा व्यापार बढ़ा और शाही खजाना हमेशा भरा रहा। चलिए, अब अकबर के उस पहलू पर आते हैं जो उन्हें अपने दौर के लगभग सभी बादशाहों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। ये है सच को जानने की उनकी अपनी जाती कोशिश और धर्म को लेकर उनका क्रांतिकारी नजरिया। ये सिर्फ उनकी अपनी दिलचस्पी का मामला नहीं था, बल्कि इतने बड़े और अलग-अलग धर्मों वाले देश को एक साथ जोड़े रखने की एक बहुत बड़ी जरूरत भी थी। अकबर की धार्मिक पॉलिसी का बस एक ही मकसद था, सुलह कुल। इसका मतलब है सबके साथ शांति। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, उन्होंने इसे सच में लागू करके दिखाया। उन्होंने गैर मुसलमानों पर जो तीर्थयात्रा टैक्स और जजिया टैक्स लगता था, उसे खत्म कर दिया। जबरदस्ती धर्म बदलवाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। सोचिए, इन फैसलों से उन्होंने अपने साम्राज्य की ज्यादातर आबादी, जो कि गैर मुस्लिम थी, उनका भरोसा और वफादारी दोनों ही जीत लिए। जान के लिए अकबर की भूख इतनी ज्यादा थी कि वो उन्हें एक बड़े ही अनोखे एक्सपेरिमेंट तक ले गई। 1575 में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बनवाया इबादत खाना, यानी एक ऐसी जगह जहां इबादत पर बात हो सके। यहाँ वो हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई सभी धर्मों के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते थे और उनसे घंटों चर्चा करते थे। इन्हीं चर्चाओं से निकल कर आया दीन ए इलाही। अब कई लोग इसे एक नया धर्म समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये असल में सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों का एक कलेक्शन था, एक नैतिक कोड था जो ऊपर वाले में यकीन और आपसी भाईचारे की बात करता था। लेकिन अकबर की विरासत सिर्फ जंग के मैदानों और सरकारी दफ्तरों तक ही नहीं है। उनके जमाने में कला, साहित्य और आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला ने ऐसी बुलंदियां छुईं कि उस दौर को मुगल काल का सुनहरा दौर या स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर की एक सबसे बड़ी खूबी थी कि वो टैलेंट को पहचानते थे और उसकी कद्र करते थे। उनका दरबार नवरत्नों यानी 9 अनमोल रत्नों से सजा था। जरा कल्पना कीजिए, एक ही छत के नीचे अबुल फजल जैसा महान इतिहासकार, संगीत के जादूगर तानसेन, राजा टोडरमल जैसा फाइनेंस का जीनियस और बीरबल जैसा तेज दिमाग वाला सलाहकार, सब एक साथ। इन सब ने मिलकर अकबर के दरबार को उस जमाने का सबसे बड़ा कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हब बना दिया था। अकबर की जो सोच थी ना, वो उनकी बनवाई इमारतों में भी साफ झलकती है। उनके दौर की पहचान ही है लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल। चाहे आप आगरा का शानदार किला देखें या फिर उनके सपनों का शहर फतेहपुर सीकरी, इन इमारतों में आपको हिंदुस्तानी और ईरानी आर्किटेक्चर का एक बेहद खूबसूरत मेल देखने को मिलेगा। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थीं, ये अकबर के उस विजन का सबूत थी जिसमें वो एक मिले जुले हिंदुस्तान की तस्वीर देखते थे।
तो अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहाँ हम अकबर के अंतिम सालों पर नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास पर उनकी आखिर क्या छाप रही। इतने बड़े साम्राज्य के शहंशाह अकबर के आखिरी साल निजी तौर पर काफी मुश्किलों भरे रहे। 1601 में असीरगढ़ की जीत उनकी जिंदगी का आखिरी बड़ा सैनिक अभियान साबित हुई। इसके बाद उन्हें अपने ही बेटे सलीम की बगावत का सामना करना पड़ा और फिर 1605 में 63 साल की उम्र में पेचिश की वजह से उनका इंतकाल हो गया। उन्हें सिकंदरा में दफनाया गया, जहां आज भी उनका मकबरा उनकी शान की कहानी सुनाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर अकबर की विरासत क्या है? वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक नेशन बिल्डर थे, एक राष्ट्र निर्माता। उन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जो आने वाले 150 सालों तक मुगल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बना रहा। और शायद सबसे बढ़कर उनकी सुलह-ए-कुल की नीति ने एक ऐसे कल्चर को जन्म दिया जहां अलग अलग धर्म और विचार एक साथ रह सकते थे, फल फूल सकते थे। शायद यही वो वजह है कि इतिहास उन्हें सिर्फ अकबर नहीं बल्कि अकबर द ग्रेट, अकबर महान कहता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी सम्राट को महान बनाती है? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी जंगें जीत लेना, या एक बेहतरीन शासन व्यवस्था चलाना, या फिर भविष्य के लिए एक ऐसा विजन रखना जिसमें सबके लिए जगह हो? शायद अकबर की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली महानता इन सभी चीज़ों के मिलने से ही बनती है।